हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के बिगड़ते हालात पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार पर भरोसे से झटका लगा है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर दिल्ली सरकार हालात नहीं संभाल पा रही है तो वो केंद्र सरकार को टेक ओवर करने के लिए कह सकते हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार सबको लॉलीपॉप बांट रही है। साथ ही साथ कालाबाजारी के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगी। ये हालात उस वक्त हैं जब दुनिया के 38% केस इस वक्त भारत में है। पिछले 24 घंटों में केरल में 32,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 31,000 से ज्यादा, गुजरात में 14,000 प्लस, बिहार में 12,000 से ऊपर, एमपी में 13,000 से ज्यादा और राजस्थान में 16,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। धीरे धीरे हर राज्य का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़े डराते हैं। पॉजिटिविटी रेट हर जगह बढ़ रहा है, मगर क्या इसके बाद भी हालात सुधर जाएंगे? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। प्लेन से ट्रेन तक, समंदर से सड़क तक, मोदी ने इंडिया को ट्रैक पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर दुबई से 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेकर भारत पहुंच चुका है। बैंकॉक से भी इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन के 4 खाली कंटेनर्स लेकर पानागढ़ पहुंच चुकी है। एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को बड़ौदा से रांची एयरलिफ्ट किया गया है। 2 कंटेनर्स को पुणे से जामनगर, 2 कंटेनर्स को भोपाल से जामनगर, 3 कंटेनर्स को जयपुर से जामनगर, 3 को इंदौर और भोपाल से जामनगर और 1 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को हिंडन से पानागढ़ भेजा जा चुका है। इंडियन नेवी भी 24/7 एक्टिव है। एयरफोर्स और रेलवे की तरह नेवी की ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी रफ्तार में है। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। भूटान से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से 500 वेंटिलेटर्स, 10 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख P2 और N95 मास्क, 1 लाख सर्जिकल गाउन और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने वाले हैं। फ्रांस ने भारत की मदद के लिए सॉलिडेरिटी मिशन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत फ्रांस समुद्र और हवा के रास्ते भारत को 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई करेगा। 1 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर भारत के लिए 1 हॉस्पिटल को 10 साल के लिए निश्चित कर देगा। पहले इंस्टॉलमेंट में फ्रांस की तरह 5 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आएंगे। 1 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हर रोज 10,000 मरीजों को ऑक्सीजन देगा। जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश पहले से ही मदद कर रहे थे, मगर अब यूके और यूएस भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद अमेरिका न सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट और वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल्स भेजने को तैयार हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने ऐलान किया है, अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 करोड़ डोज दुनिया को देगा और मुमकिन है कि भारत उन देशों में शामिल हो जिसे ये वैक्सीन मिले। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी फार्मा फर्म जाइलिड ने ऐलान किया है कि वो तत्काल प्रभाव से भारत को 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल्स डोनेट करेगा। मुश्किल की घड़ी में भारत को दुनिया के कोने कोने से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस ग्लोबल कॉपरेशन का अंदाजा आप फ्रांस के राष्ट्रपति के फेसबुक अकाउंट से लगा सकते हैं। इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में मैसेज लिखा और कहा, हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं कोई उससे अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस और भारत हमेशा एकजुट रहे हैं। हम अपनी सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से जुट रहे हैं।
फ्रांस भारत को मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अलावा 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। प्रत्येक जनरेटर परिवेशी वायु से ऑक्सीजन का उत्पादन करके एक अस्पताल को 10 साल तक आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारे मंत्रालयों के विभाग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी फ्रांसीसी कंपनियां लामबंद हो चुकी हैं और वो पहले से अधिक संख्या में मौजूद हैं। एकजुटता हमारे राष्ट्र के केंद्र में है। ये हमारे देशों के बीच मित्रता के केंद्र में है। हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। भारत को इस वक्त शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तहत जहां से दुनिया में जो मिले वो उठा लो। याद कीजिए, शुरुआती दौर में अमेरिका ने भी यही किया था। भारत ने उस वक्त अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई से मदद की थी। उस वक्त ट्रंप ने मोदी का शुक्रिया अदा किया था और आज बाइडेन के ट्वीट से भी यही बात क्लियर है। बाइडेन ने भारत की मदद की बात करते हुए लिखा, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत को मिल रहा है इंटरनेशनल रिपोर्ट की यह लिस्ट अभी बहुत लंबी है। जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेज रहा है। इसके अलावा 120 वेंटिलेटर भी भेज रहा है। फ्रांस की फेज 1 की डिलीवरी इस हफ्ते हो जाएगी। अगले हफ्ते फ्रांस 5 लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर भेजेगा। आयरलैंड इस हफ्ते 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई करेगा। कुवैत और रूस ने भी मदद का भरोसा दिया है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सप्लाई चेन वाला प्लान तैयार कर रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भेजने पर भी काम चल रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भेजने की भी तैयारी है। इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट पर लगातार भारत से बात हो रही है। भारत सरकार अभी तक 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन के 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगा चुकी है और इन टैंकर्स को किन राज्यों में भेजना है, इसका भी बंटवारा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात को 20 मीट्रिक टन वाले 2-2 क्रायोजेनिक टैंकर्स मिलेंगे, जबकि 10 मीट्रिक टन वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स में 3 यूपी को, 4 राजस्थान को, 3 दिल्ली को और 2 गुजरात को दिए जाएंगे। भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बीच कुछ राज्य ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ओडिशा उनमें से एक राज्य है। ओडिशा के अभी तक 90 टैंकर्स 1676 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भेजे जा चुके हैं और यह काम लगातार हो रहा है, वो भी ग्रीन कॉरिडोर के साथ। एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पिछले 5 दिन में ओडिशा पुलिस ने 90 टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया है, कैरिंग अबाउट 1676 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। 324 मेट्रिक टन्स तेलंगाना को भेजा गया है, 644 मेट्रिक टन्स आंध्र गया है, 187 मेट्रिक टन्स हरियाणा, 12.5 मेट्रिक टन महाराष्ट्र, 215 मेट्रिक टन मध्य प्रदेश, 61 मेट्रिक टन छत्तीसगढ़, 114 मेट्रिक टन उत्तर प्रदेश और आज 16 मेट्रिक टन तमिलनाडु को डिस्पैच हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, मूवमेंट के प्रोसेस में कहीं पर कहीं कोई डिले ना हो और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर के माध्यम से ये जरूरत वाले राज्यों को विदाउट एनी डिले ये ऑक्सीजन को हम पहुंचा पाए। इस बीच दिल्ली सरकार के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस, ऑक्सीजन की कमी और दिल्ली सरकार की लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। ऑक्सीजन टैंकर्स के सप्लाई चेन से लेकर दवाओं की कालाबाजारी तक सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही। हालांकि कैमरे पर केजरीवाल ने भरोसा जताया है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर बेड्स तक सबकी तैयारी कर ली गई है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई
काफ़ी इम्प्रूव होगी। अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं, और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में दिल्ली में हालात सुधरे हैं, पैनिक थोड़ा कम हुआ है। इसकी एक वजह भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी है। ये तस्वीरें दिल्ली वालों को राहत की खबर लेकर आई है। दिल्ली को अपना पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस का खेप मिल चुका है। 70 मीट्रिक टन से ज्यादा की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अभी तक 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली को डिलीवर हो चुके हैं। इसके लिए 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चले, 26 टैंकर्स भेजे गए, 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया। एक खाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो पहुंच चुकी है, जो जल्द ही यूपी के लिए सप्लाई लेकर पहुंचेगी। बोकारो से जबलपुर के रास्ते एक एक्सप्रेस भोपाल के रास्ते में है। इसमें 6 टैंकर्स में 64 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। इसमें भोपाल और जबलपुर की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होनी है। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक भारतीय रेलवे यूपी को 202 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुका है, महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, दिल्ली को 70 मीट्रिक टन और अगले 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश को 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। एमपी में ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है, इसकी डिटेल इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ के पास है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को प्राणवायु देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न मोर्चों पे काम करते नजर आ रही है। इसी तरीके से एक बार फिर ये टैंकर्स आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के वो टैंकर्स हैं जिनके सहारे संजीवनी प्रदान की जाएगी, और ये साफ तौर पर वरदान के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरीके से जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं विभिन्न जगह से। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं 20 मीट्रिक टन का, ये भिलाई से आया है, और इस वक्त ये जिस प्लांट पे खड़ा है ये एम्स, भोपाल एम्स के अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर ये टैंकर आया है। तकरीबन 500 बेड की क्षमता है इस कोविड केयर सेंटर में जो एम्स में बनाया गया है, और ये टैंकर सीधे भिलाई से आया। और इस तरीके से लगातार जो टैंकर्स जो वरदान बनकर सामने आ रहे हैं, उन ऑक्सीजन उस बेहद जरूरी प्राणवायु के लिए जो बेहद जरूरी हो जाते हैं और जिसकी कमी दिखाई दे रही थी, लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न कोनों से, रांची से, इसके अलावा जामनगर, गुजरात से इस तरीके के टैंकर्स आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। चाहे हवाई जहाज हो, उसके माध्यम से जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसके जरिए भी ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उनको पहुंचा रही है, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो या भोपाल हो, या ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में कल से आने वाली उसी कड़ी में इस तरीके के टैंकर्स जो हैं वो साफ तौर पर वरदान बनकर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश टावनिया, जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये टैंकर्स आ रहे हैं। सर, लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, तो एक तरीके से अब सरकार तैयार है ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार है वो हर माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति को सुनिश्चित कर रही है। इसमें बाय एयर सॉर्टीज हमारे जो खाली टैंकर्स हैं वो वापस जा रहे हैं जिससे वो तेज़ी से भर के आ सकें। बाय ट्रेन हम लोग टैंकर्स बुला रहे हैं जिससे वो तेज़ी से आ सकें। एंड बाय रोड मूवमेंट तो टैंकर्स का बहुत भारी मात्रा में हो ही रहा है। तो इसके माध्यम से आज की डेट में लगभग 100 to 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भोपाल में हम लोग रोज दे रहे हैं। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि इस वक्त डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके मुकाबले कम, इसलिए भारत को ऑक्सीजन वाली क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा और यही भारत का शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। रही बात लॉन्ग टर्म गोल की, तो भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है वैक्सीनेशन। 28 तारीख से 1 मई के बाद होने वाली वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मौजूदा वक्त में सिचुएशन ऐसी है कि इसको ही तरीके से अमल में लाना आसान नहीं होगा। मुंबई से दिनेश मौर्य की रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं वैक्सीन खत्म तो कहीं वैक्सीन के लिए कई किलोमीटर की लाइन। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र BKC कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आज टीका लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस टीकाकरण केंद्र पर
उमड़ पड़ी है। यहाँ पर आप एक लंबी कतार उन लोगों की देख सकते हैं जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, और चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने 3 अलग अलग कतारें बनाई हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सेकेंड डोज के उन सीनियर सिटीजन्स की है जिन्हें डोज लेना है। इसके अलावा आपको बता दें, एक कतार जो है पहला डोज लेने के लिए आए हुए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए एक कतार यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा तीसरी कतार 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन लोगों की है जो अपना पहला डोज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से ही जो है 7 बजे से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। यहाँ पर लोग जो है सीधे अंदर ना घुस जाए इसलिए यहाँ पर जो है मेन गेट को यहाँ पर बैरिकेड कर बंद किया गया है। जो बहुत इमरजेंसी है उन्हें जो इस गेट से अंदर आने दिया जा रहा है। मैं आपको सामने वाले दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये पहला और दूसरा डोज लेने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो कोमॉर्बिडिटीज के शिकार है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। More than 45 minutes we are waiting in the scorching sun. Yeah, and then they should tell us properly, guide us. There's nobody to guide you. परेशानी धूप में खड़ा रहने का है। धूप में खड़ा रहने। अब तीसरे बार फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट दिया, इधर गेट बंद, तो खत्म नहीं बोला। लाइन देख के डर लग रहा है और कुछ नहीं। बाकी आधे घंटे के अंदर तो आ गया। यहाँ से बहुत लंबी लाइन थी पीछे, लेकिन आ गए हैं और व्यवस्था इज ओके, बराबर है, ठीक है। अभी डर एक ही चीज है, काउंटर पे पहुंच के बाद खत्म नहीं हो जाए। मगर यह भी सच्चाई है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। यह बात सही है कि भारत ने अपने 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दे दी है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां सिर्फ 99 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। मगर जिस तरह अलग अलग लोकेशन से वैक्सीन शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 1 मई से देश के करीब 82 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है, जिसकी 2 खुराक के लिए 164 करोड़ डोज तैयार करनी होंगी। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किसी चुनौती से कम नहीं है, मगर भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर लोगों की जान बचानी है तो भारत को इस मेगा मिशन को कामयाब बनाना ही होगा। कोरोना तो पिछले 1.25 साल से हमारे बीच में है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन ये ट्रिपल म्यूटेंट कहलाया जा रहा है। ये नया शब्द है। डॉक्टर्स भी इसके बारे में फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं। WHO भी इसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। क्या है ये नया वेरिएंट, यानी कि बंगाल स्ट्रेन कोरोना के बाकी वर्जन से बहुत तेज है? क्या बच्चों में इसका ज्यादा खतरा है? इस पर हमने आज बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स से बात की। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको कोरोना के आने वाले खतरों के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। वायरस का इंडियन वर्जन इस वक्त चर्चा में है। हमने यूके वेरिएंट देखा, ब्राजीलियन स्ट्रेन देखा, साउथ अफ्रीकी वेरिएंट भी आया, लेकिन इन सबसे खतरनाक अब बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैलने का खतरा है और धीरे धीरे फैल भी रहा है। भारत के अखबार, विदेशी मीडिया सब बंगाल स्ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है बंगाल स्ट्रेन? इसका नाम बंगाल स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्यों ये यूके स्ट्रेन से भी खतरनाक है? बंगाल वेरिएंट वाला वायरस क्यों तेजी से फैल रहा है? सबसे बड़ा जो चेंज करंट म्यूटेंट में आया है पिछले साल के मुकाबले, कि इस समय का वायरस हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए पूरे घर, पूरी सोसाइटीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जो आ रहा है ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। पैनिक बहुत ज्यादा है। अब नए वायरस का पता लगने के बाद बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की सबसे खतरनाक लहर के बीच अब वायरस का सबसे खतरनाक वर्जन फैलना शुरू हो गया है। भारत में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए बंगाल के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस नए वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल से आया ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है।
ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले 17 सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। ये आरएनए वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है और उसकी करोड़ों अरबों कॉपियां होती रहती हैं ये प्रोसेस। तो जब ये इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं उसमें कहीं कहीं कोई चेंज आ जाता है, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी ये म्यूटेशन वायरस के हार्मफुल होते हैं और उससे वो एक डेंजरस वायरस, एक इनॉक्युअस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कि एक इनॉक्युअस वायरस डेंजरस वायरस में। बंगाल स्ट्रेन सिर्फ पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेन में जो वेरिएंट पाया गया है वो इसे इम्यून सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से फैलता है और संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया ने बंगाल स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियाई स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। एक आपने सुना होगा ब्रिटिश म्यूटेंट आया था, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट आया था, एक ब्राजीलियन म्यूटेंट था, फिर एक डबल म्यूटेशन इंडिया में था और अब ये ट्रिपल म्यूटेशन। तो ये डिनोट करता है कि वो म्यूटेशन कितनी जगह हैं। अगर 2 जगह म्यूटेशन है तो वो डबल म्यूटेंट हुआ, 3 जगह। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है कि जब वायरस म्यूटेट करता है तो कभी कभी वो अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में चेंज करता है। उसका बिहेवियर 2-3 तरह से चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस की इन्फेक्टिविटी, कि अगर मैंने खांसा और सामने व्यक्ति के मुंह पे मेरा एरोसॉल गया तो वो कितनी जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। बंगाल स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है क्योंकि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। कोरोना की इस नई लहर में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने को एक्सपर्ट्स चिंताजनक बता रहे हैं। करीब 20% मामलों में संक्रमित होने के बावजूद लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट्स 24 घंटे में सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। क्या कोरोना की नई लहर के पीछे नए वेरिएंट हैं? CSIR में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया बता चुके हैं कि ये बाकी यूके स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। एम गिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर पाई ने कहा है कि ये ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि इससे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। पहला था इंग्लैंड का सबसे कॉमन, इवन जो दिल्ली एनसीआर में इन्फेक्शन है उसमें 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंग्लैंड वाले स्ट्रेन का है। दूसरा था हमारा क्या नाम है साउथ अफ्रीका का था और तीसरा था ब्राजील का। 3 बड़े म्यूटेंट थे, लेकिन चौथा म्यूटेंट हमने डबल म्यूटेंट आइसोलेट किया था, वो 15 प्रदेशों में पाया गया था आज से लगभग 1 महीने पहले। और अभी पिछले कुछ 1 हफ्ते में ही हम लोगों को एक ट्रिपल म्यूटेंट मिला है जो मिला है बंगाल से, जिसको इसलिए उसका बंगाल का नाम दिया गया, बंगाल का ट्रिपल म्यूटेंट। ये इसमें ट्रिपल म्यूटेंट इसलिए बोल रहे हैं, इसमें 3 म्यूटेशन देखेंगे, एक इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें और 2 अलग म्यूटेशन देखेंगे। इस ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल वेरिएंट के सीक्वेंस को सबसे पहले पिछले साल 25 अक्टूबर को अलग थलग किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक मरीज से लिए गए सैंपल में यह वेरिएंट सबसे पहले मिला था और उसके बाद मार्च महीने में इस वेरिएंट के कई केस सामने आने लगे। वायरस को काबू में करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। इससे वायरस के अंदर आने वाले बदलावों का पता चलता है। चीन के वुहान से जब कोरोना वायरस फैला था तब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में बाकी दुनिया को काफी मुश्किल आई थी। चीन ने जानकारी तक सही से साझा नहीं की थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस को लेकर एक खास भौगोलिक इलाके में पहुंचने के रास्ते, म्यूटेशन और बदलावों से जुड़ी जानकारियां मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि वायरस कमजोर पड़ रहा है या और ताकतवर हो रहा है। ट्रिपल म्यूटेशन कितना ज्यादा संक्रामक है या घातक है इसका पता रिसर्च से ही चल सकता है। अभी भारत में ऐसी 10 लैब हैं जो वायरस के जीनोम पर काम कर रही हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में काफी समय लगता है और ये काफी खर्चीला भी है। जब भारत में पिछले साल कोरोना फैलना शुरू ही हुआ था तब चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने हजारों की संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, लेकिन भारत में सिर्फ कुछ 100 की तादाद में मेडिकल रिसर्च की गई। वैज्ञानिकों ने ट्रिपल म्यूटेशन वाले बंगाल वेरिएंट को नाम दिया है
B.1.618, जबकि डबल वेरिएंट वाले वायरस को B.1617 कहा जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट में वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन मौजूद हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं, जो शरीर पर पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इम्यून सिस्टम पर हमला करके उसे जल्दी बीमार कर देते हैं। जब भी कोई वायरस रेप्लिकेट करता है, मतलब अंदर जाके बॉडी के अंदर हमारे उस वायरस की कॉपी बनती है, डुप्लीकेट कॉपी बनती रहती है, प्रजनन होता है उसका, उस समय गलतियां करता है। कभी कभी उसका जीनोम में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट मतलब उसका जीनोम बहुत बड़ा चेंज हो गया है और चेंज होने की वजह से जो वैक्सीन थी हमारे उसके वायरस के अगेंस्ट वो इनइफेक्टिव हो गई है, तो हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है और उसकी दवाइयां भी जैसे एंटीवायरल ड्रग भी कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है, इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। इस बार फीवर ज्यादा देर तक चल रहा है, 7-8 दिन तक चल रहा है और साथ में और सिम्टम्स भी बड़े अजीब अजीब से, जैसे किसी को फीवर नहीं हो रहा है, कई लोगों को सिर्फ जुकाम खांसी जैसी तकलीफ है लेकिन RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। और तीसरा जो सबसे फियर्ड उसका जो इफेक्ट है कि क्या वो सीवियर डिजीज होने का चांस और डेथ का चांस बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का म्यूटेंट का स्ट्राइक रेट यानी उसकी जो डेडली रेट है, डेथ रेट है, वो कम था और इस बार का ज्यादा है। तो इस बार का वायरस हाईली इंफेक्शियस है, इसके सिम्टम्स बड़े वेरिड हैं, ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है और डेथ्स जो इतनी ज्यादा हो रही है वो वायरस के म्यूटेशन की वजह से है या इस वजह से है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या पिछले बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अभी डबल म्यूटेंट का खतरा ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन अगर फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे लेकर बहुत सी जानकारी भी नहीं है। उसके अंदर अब इस थ्योरी के हिसाब से 3-4 चीजें आई हैं। नंबर 1, हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। नंबर 2, वेल वेंटिलेटेड रखें अपने रूम्स को। नंबर 3, जिन एसीज के अंदर एयर का बार बार उसी एयर का सर्कुलेशन होता है वहां पर हम उस तरह से ना करें, क्योंकि अगर उसी एयर को बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे तो वायरस वहीं घूमता रहेगा और वो हमारे को इन्फेक्शन दे देगा। और चौथी चीज ये है कि आउटडोर इज बेटर देन इंडोर। जो बाहर का वातावरण है, खुला वातावरण है, वो शायद इंडोर के वातावरण से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाके जो है रैलीज करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, वो मतलब नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट और भी कई देशों में मिल रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर कई देश अलर्ट पर है और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने फ्यूचर वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। अब सवाल है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कामयाब होगी। हम जानते हैं यूके वेरिएंट को लेकर कोवैक्सीन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, लेकिन बंगाल वेरिएंट वाला स्ट्रेन ज्यादा बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। बंगाल से आ रहा ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये ऐसे लोगों को भी चपेट में ले रहा है जो पहले कोविड से ठीक हो चुके हैं और जिनके अंदर एंटीबॉडी पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा इस संक्रमण का असर बच्चों और नौजवानों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब पहले ही एक म्यूटेंट वायरस पूरे देश पे कहर ढा रहा है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये ट्रिपल म्यूटेंट बंगाल वायरस अभी कोरोना की इस जंग को और मुश्किल कर सकता है। बच्चों में हो तो काफी रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन छोटे से छोटे बच्चों को, अभी मैंने हफ्ता पहले ही एक 3 महीने और एक 4 महीने बच्चे को कोरोना से डायग्नोज किया है और ये बच्चों के अंदर आ रहा है। और हमारे को मेन चिंता का विषय ये है कि हमारे जो बच्चे हैं 41% हैं 18 साल से छोटे, वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वैक्सीन अभी आने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कंपनीज को चाहिए कि तुरंत बच्चों के वैक्सीन की ट्रायल शुरू करें और बच्चों की वैक्सीन लाएं ताकि ये वायरस उनको एनगल्फ न कर सके।
बच्चों का इस बार एक्सपोजर पिछले बार के मुकाबले ज्यादा हुआ है। अब जब 2 हफ्ते से कर्फ्यू लगा है तब से बच्चे घर के अंदर हैं, अदरवाइज बच्चे घूम रहे थे। एक तो ये भी कारण हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि वायरस के बिहेवियर में चेंज हुआ हो जिससे वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। जो पीडियाट्रिशियन से हमारी बात हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा जैसे एडल्ट्स में 90 to 95% केसेस जो है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं और आईसीयू जाने की, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत लेस देन 5% को पड़ती है। तो बच्चों में भी ऐसा ही है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में सीवियर वैरायटी नहीं हो रही है या डेथ नहीं हो रही है। एक सिंड्रोम है जहां एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं, वो सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है। कम है लेकिन देखा जा रहा है। इस वक्त बंगाल स्ट्रेन पश्चिम बंगाल से निकलकर कई राज्यों में फैल रहा है, कई राज्यों में फैल भी चुका है। जरूरत है कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस नए वायरस को रोका जाए। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ वैक्सीन पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि वायरस जिस तरह से खुद को अपडेट कर रहा है, जरूरत है इसको रोकने के तरीकों को भी अपडेट किया जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।